नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशरिया शेर। शुक्रिया। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक ब्रेकिंग न्यूज़ का सवाल है तो हम आपको लिए चलते हैं बिहार में पहले मरहले की रायदही शुरू हो चुकी है। आज सुबह 7 बजे से रायदही का आगाज़ हुआ, लेकिन बाज़ इतलात जो मिल रही हैं हमें, हमारे नामा निगारों ने जो हमें इतला दी है, बिहार में जो मुतय्यन है सियासत टीवी के नामा निगार, उन्होंने बताया है कि जब सुबह 7 बजे रायदही का आगाज़ हुआ तो ऐसा लग रहा था कि रायदही तेज़ होगी, लेकिन उसके बाद रायदही सुस्त हो गई। ख़ासतौर पर शहरी इलाकों में रायदही का जो औसत है बहुत कम देखा गया है, जबकि अब 11 बजे तक जो इत्तलात मिली हैं, 11 बजे तक 27% रायदही हो चुकी थी, ख़ासतौर पर देहाती इलाकों में या देही इलाकों में। तो बहरहाल आपको ये बताना ज़रूरी है कि 243 रुकनी बिहार असम्बली के लिए इंतखाबात 2 मरहले में हो रहे हैं। पहले मरहले की रायदही आज होगी और दूसरे मरहले की जो रायदही है वो 11 नवंबर को की जाएगी। वैसे भी नाज़रीन, आप देखें कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा आपने देखा कि न सिर्फ बिहार बल्कि सारे हिंदुस्तान में गूंज रहा था। फिर कल आपने देखा कि राहुल गांधी ने किस अंदाज में कहा कि सरकार चोर है और ये जो हुकूमत है सरकार चोर है, ये इलेक्शन कमीशन जो है वो सरकार चोर है, यानी गवर्नमेंट चुरा लेती है। गवर्नमेंट कांग्रेस की आती है लेकिन वो उसे चुरा कर बीजेपी के झोली में डाल दिया जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, 121 हलकों में आज पहले मरहले की रायदही जारी है और आपको ये बताना ज़रूरी है कि इस मुकाबले में यानी 121 नशस्तों पर 1314 उम्मीदवारों की किस्मतों का फैसला होने वाला है। इसके अलावा आपको बता दूं कि इनमें 1192 मर्द उम्मीदवार है और सिर्फ 122 जो है वो खातून उम्मीदवार हिस्सा ले रही हैं। और वैसे भी नाज़रीन, जब तक पहले मरहले की रायदही का सवाल है, आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 3,75,1303 जो है वोटर्स अपने यानी हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। तो आप अंदाज़ा कीजिए बिहार की आबादी, और अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए या फिर बड़ी रियासतों के हिसाब से देखा जाए तो बिहार हिंदुस्तान की तीसरी बड़ी रियासत है। कुदरती वसाइल से मालामाल है, लेकिन आपने देखा कि 1947 यानी 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। उसके बाद तमाम रियासतों को तरक्की के यानी मसावी मौके मिले, लेकिन बिहार आप देखेंगे कि पिछड़ा रहा और आज भी वो पसमानदा समझा जाता है। और अक्सर बिहारी जो हैं वो मुख्तलिफ रियासतों में नकल मकानी कर चुके हैं और काम के यानी के सिलसिले में या फिर रोज़गार के हुसूल के सिलसिले में। अब जो मुद्दा बना हुआ है, जो अहम जो बहस छिड़ गई है, ख़ासतौर पर कांग्रेस हो या फिर आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर की स्वराज पार्टी हो, उसने वाज़ेह तौर पर गुर्बत के साथ साथ बेरोज़गारी को, महंगाई को मसला बनाया है। अब देखना यह है कि पहले मरहले की रायदही में क्या क्या होता है, क्या गड़बड़ होती है, तशद्दुद होता है, या फिर जो इलेक्शन कमीशन जो है वो किस तरह के यानी रवैया अख्तियार करता है, जानिबदाराना अख्तियार करता है या आज़ादाना या शफाफाना इंतखाबात को यकीनी बनाता है। तो बहरहाल हम चलते हैं अशर यासिर की तरफ। अशर, आप बताइए कि 11 बजे तक तो 27% वोटिंग का जो औसत था 27% बताया गया है, तो और कुछ अपडेट आई हैं? देखिए, सबसे अहम चीज़ ये कि वोटिंग परसेंटेज जो सामने आया उसमें ये कहा गया है कि अभी तक 27% टोटल वोटिंग हुई है और सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है वो बेगूसराय में हुई है जो कि 30.32% है और सबसे कम वोटिंग पटना में हुई है। और बार बार ये कहा जाता है कि जो शहरी इलाके होते हैं वहाँ पे वोटिंग कम होती है, ग्रामीण इलाकों में जो है वोटिंग ज़्यादा होती है। अभी जो खबर सामने आई उसमें ये है कि जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार के बेगूसराय में सबसे ज़्यादा 30.37% मतदान हुआ है। वहीं राजधानी इस सूची में सबसे पीछे है। 11 बजे तक पटना में 23.71% मतदान हुआ। बिहार में आज जो है 121 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। साथ ही जो अगला फेज होगा 11 तारीख को, उसमें 20 जिलों की 122 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। इसी बीच ये खबर और सामने आई है कि आरजेडी ने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। वहीं आरजेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, पहले चरण की वोटिंग में मध्य में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच बीच में बिजली काट दी जा रही है। जानबूझकर वोटिंग जो है वो स्लो की जा रही है। आरजेडी कहना है कि कृपया चुनाव आयोग ऐसी धांधली, बुरी नीयत और दुर्भावनापूर्ण इरादों का जो है जल्दी संज्ञान ले और जल्दी से इस पर कार्रवाई की जाए। इसको लेकर के जो है चुनाव आयोग ने आरजेडी के आरोप पर जवाब देते हुए कहा है कि ये आरोप
पूरी तरह निराधार है और भ्रामक है। बिहार में सभी मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। बयान में आगे कहा कि भारत निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्बाध बनाने के लिए सभी मानक प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। ऐसे भ्रामक जो बयान है वो ना दिया जाए। वहीं खबर और सामने आती है कि नालंदा पुलिस ने हिरासत में 4 समर्थकों को लिया है। जो है क्या बोलते बीजेपी कोटे से मंत्री और से बिहार बिहार शरीफ विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर सुनील के 4 समर्थक बिहार थाना पुलिस की हिरासत में लिए गए हैं। ये सभी 4 समर्थक बीजेपी के विधायक का पर्चा बांट रहे थे। तो आप ये भी देखिए कि 4 समर्थकों को जो है पुलिस ने अपने अरेस्ट कर लिया है, चूँकि वो जो है पर्चा बांट रहे थे। और यही चीज़ अगर आप देखिए किसी विपक्ष की तरफ से की जाती तो उस पर क्या से क्या चीज़ें हो जाती। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि जिस तरह का इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें ये कही जा रही हैं, अभी भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं कि उसमें कुछ बूथों पे बीजेपी के लोग जा कर के वोट डालने वालों को भड़काने की या उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर के भी इलेक्शन कमीशन को अपना बयान जारी करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बूथों पे स्लो वोटिंग होती है, बार बार बिजली जाने से वोटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से स्लो वोटिंग होती है। तो वहाँ की पार्टियाँ इसके बारे में आपसे शिकायत करती, तो उसको लेकर के भी आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि जिस तरह अभी हमने बताया कि 4 समर्थकों को पुलिस लेकर के गई है, तो वो बीजेपी के उम्मीदवार का पर्चा बांट रहे थे, जिनको पुलिस वहाँ से उठा करके लेकर के। अब ये देखना है कि उन्होंने कितना जो चुनावी प्रक्रिया, जो कि चुनाव आयोग हमेशा से कहता रहता है, आज भी ये कह रहा है कि हम जो है चुनाव को निर्बाध तरीके से और सुचारू चलाने की कोशिश करें। इसमें कोई भी यहाँ पे आकर के वो कोई भी अवरुद्ध पैदा नहीं कर सकता है। उसके साथ ही एक चीज़ और सामने आती है कि जिस तरह से हमेशा, चाहे सर हैदराबाद हो या फिर कहीं भी हो, हमेशा ये देखा जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज हमेशा जो है शहरी क्षेत्र से ज़्यादा होता है। इसका क्या रीज़न है? देखिए, जहाँ तक शहरी इलाकों का सवाल है, वहाँ पर आप देखेंगे कि अक्सर ये समझा जाता है कि पढ़े लिखे लोग रहते हैं, दौलतमंद लोग रहते हैं। और जहाँ तक देही इलाकों का सवाल है, वहाँ पर सीधे साधे भोले भाले और गरीब लोग रहते हैं। इस तरह का एक तस्वुर पाया जाता है। लेकिन ये तस्वुर पलट कर यानी उल्टा हो गया है। अब अल्लाह के फजल करम से आप देखेंगे कि देहातों में लोग तरक्की कर रहे हैं। जो इल्म आ रहा है देहातों से आ रहा है, टैलेंट जो आ रहा है वो देहातों से आ रहा है। नहीं तो फिर वो भी तो कूच कर जाते हैं ना शहरों में। नहीं, लेकिन अब आप देखेंगे जो लोग, जब वोट की बात आती है तो आपको बता दूं कि जिस अंदाज में देही लोगों में जो शुखरोश पाया जाता है, शहरी लोगों में नहीं पाया जाता। और हालिया अरसे के दौरान ये देखा गया है कि जो हुकूमतें, मरकज़ी हुकूमत है या फिर रियासती हुकूमतें जो बन रही हैं, वो तमाम की तमाम करप्शन में मुलविस है। आवाम से के मफादात से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अपनी और अपने औलाद के मफादात उन्हें अजीज़ है, चाहे वो गली का लीडर हो या दिल्ली का लीडर हो। अब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं हम तो फ़कीर हैं, ये अलग बात है। वो किस किस्म के फ़कीर हैं वो सब जानते हैं। तो बहरहाल वो बेचारे फ़कीर अपने आप को कहते हैं, तो हम भी कहते हैं चलो फ़कीर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब पॉलिटिशियंस पर आवाम को भरोसा नहीं रहा है। और वो अच्छी तरह जान चुके हैं कि पॉलिटिशियंस जो है आवामी खिदमत के लिए सियासत में नहीं आ रहे हैं, बल्कि सिर्फ अपने मफादात की तकमील के लिए पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। और आपको बता दूं कि आज 90%, ये मेरा नहीं है, ADR का जो है एक सर्वे है जिसमें बताया गया है कि 90% जो पॉलिटिशियंस है, चाहे MLA हो हमारे, चाहे फिर अरकान असेंबली हो, अरकान पार्लियामेंट हो, तो उनमें से 90% के खिलाफ कई एक मुकदमात दर्ज हैं। और बाद के खिलाफ तो आप देखेंगे कि संगीन फौजदारी मुकदमात दर्ज हैं और वो मुकदमात का सामना कर रहे हैं। और इसी वजह से जो अब पढ़ा लिखा तबका है वो वोटिंग से दूर होता जा रहा है, लोग बेजार हो चुके हैं। वजह यही है। अब खुद आप देखेंगे हैदराबाद के इंतखाबात होते हैं तो वहाँ बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें की जाती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, दावे किए जाते हैं मिल्लत के बारे में, लेकिन क्या किया जाता है? कुछ नहीं होता। और आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान जितने भी इंतखाबात हुए हैं उसमें रायदही का औसत घटता जा रहा है। ये इसकी वजह यह है कि घटने की वजह औसत आवाम में दिलचस्पी खत्म हो गई है, लीडरों पर भरोसा खत्म हो गया है। इसी वजह से ये रुझान पाया जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो बात रही है बिहार में रायदही के। लेकिन जहाँ तक बिहार में रायदही का सवाल है, वहाँ पर रुकावटें भी पैदा की जा रही है, बार बार बिजली बंद की जा रही है। तो ऐसे में आप अंदाजा कीजिए कि इलेक्शन कमीशन अगर ये दावा करता है कि हम साफ और शफाफ और जानिबदाराना और गैर जानिबदाराना और
और आज़ाद इंतखाबात करवा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ढील नजर आ रही है। बहरहाल हम चलते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। आपको बता दूं कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा शहर है यानी न्यूयॉर्क की हम बात करते हैं, और न्यूयॉर्क आप अंदाजा कर सकते हैं कि आज बहुत ज़्यादा चर्चे में है या खबरों में है। आलमी सतह पर भी उस न्यूयॉर्क का जो मेयर इंतखाबात हुए थे उसे बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, और ऐसा लग रहा था कि वो अमेरिका का सदारती इंतखाबात है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि उन इंतखाबात में अगरचे के ट्रंप ने हिस्सा नहीं लिया, ना ही कोई उम्मीदवार की हैसियत से एलन मस्क मैदान में उतरे थे, लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि ममदानी यानी ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ तमाम जो राइट विंग के पॉलिटिशियंस है वो कूद पड़े थे, चाहे वो ट्रंप हो चाहे फिर एलन मस्क हो। एलन मस्क तो अब ऐसा लगता है कि थाली का बैगन बन गया है, क्योंकि अंदाज आप अंदाजा कीजिए कि 500 अरब डॉलर दौलत का वो मालिक है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस अंदाज में वो हरकतें कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और जमहूरियत के खिलाफ है। तो बहरहाल ममदानी के खिलाफ उन्होंने भी मुहिम चलाई है, लेकिन आपने देखा कि ज़ोहरान ममदानी को यानी जिस अंदाज में नौजवानों ने जिस अंदाज में नौजवानों ने जिताया है या कामयाबी दिलाई है, तो वो ममदानी की कामयाबी नहीं है बल्कि ट्रंप की हार है, एलन मस्क की हार है। आप अंदाजे कीजिए कि 500 अरब डॉलर यानी 45 लाख करोड़ रुपए का जो मालिक है वो ममदानी के खिलाफ बकवास करता है और उसे नाकामी का सामना करना पड़ता है। लोग उसको अपील को कोई अहमियत नहीं देते। और आपने देखा, एक और अहम बात बताता हूं मैं ममदानी की कामयाबी में, जहां ट्रंप जलील हुए हैं वहीं पर जो आपको अंदाजा कीजिए नौजवान जो नस्ल है ज़ेनजी का बहुत अहम किरदार रहा है। आपने देखा कि नेपाल में ज़ेनजी ने इनकलाब बर्पा कर दिया था, तख्ता उलट दिया हुकूमत का, करप्टेड हुकूमत का। उससे पहले बांग्लादेश में आपने देखा कि क्या हुआ, और हसीना वाजिद कहां पर है वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें हिंदुस्तान में पनाह लेनी पड़ी, वहां पर भी ज़ेनजी ने इनकलाब बर्पा कर दिया था। श्रीलंका का भी जो हाल हुआ है, और अब ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में भी ज़ेनजी के आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अमित शाह जो है वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है। और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने जिस अंदाज में हुकूमत को घेरा है और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पर संगीन इल्जाम आयद किए हैं, उसके बाद से तो ऐसा लगता है कि हुकूमत पर और इलेक्शन कमीशन पर ज़ेनजी यानी नई नस्ल का भरोसा उठ गया है। तो बहरहाल अमेरिका में ज़ोहरान ममदानी की जो कामयाबी है ज़ेनजी की वजह से कामयाब हुए हैं वो, और उन्होंने जिस अंदाज में कहा कि मैं ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल मुफ्त कर दूंगा, और इसी तरह जिस अंदाज में उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है उस महंगाई के ऊपर काबू पाऊंगा, लेकिन अब ट्रंप कहते हैं कि मैं उन्हें फंड्स नहीं दूंगा। तो आप अंदाजा कीजिए कि अगर ट्रंप फंड्स नहीं ना देने की बात करते हैं तो अमेरिकी अवाम उन्हें जरूर सबक सिखाएंगे। तो बहरहाल ममदानी के बारे में जहां हिंदुस्तान का राइट विंग चीखो चीख पुकार कर रहा था उनके मुसलमान होने पर, और आपको बता दूं कि फिल्मसाज मीरा नायर जो हैं वो उनके माँ हैं और महमूद ममदानी उनके वालिद है, यानी वालिद मुसलमान है और माँ हिंदू है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो हमारा राइट विंग है वो यही कहता है कि लव जिहाद है। अरे लव जिहाद नहीं होता, प्यार जिहाद नहीं होता, प्यार दिल का मामला होता है, इन बेवकूफ़ों को नहीं मालूम। तो बहरहाल अब ममदानी ने एक तारीख रकम कर दी है अमेरिका में भी, और जेनजी का जो इनकलाब अमेरिका से शुरू हुआ है यानी बांग्लादेश से शुरू हुआ, फिर नेपाल, श्रीलंका, नेपाल वगैरह पहुंच गया है, अब अमेरिका भी पहुंच गया है। और राइट विंग की अब ऐसा लगता है कि कहीं पर भी अब यानी कभी ना कभी उनकी हालत खराब हो सकती है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में तो ममदानी ने राइट विंग को तबाह ताराज कर दिया है और अपनी जूती तले रोन दिया है, चाहे वो अरबपति एलन मस्क हो या फिर अजीब व गरीब इशारे करने वाले ट्रंप हो। वैसे भी जब ट्रंप की बात आती है यासिर तो एक नई खबर आ रही है ट्रंप के बारे में कि ट्रंप ने फिर दावा कर दिया है कि मैंने इन्हें डरा धमका कर यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को डरा धमका कर अपना उल्लू सीधा किया है, यानी जंग रोका 60 नॉट आउट पे खेल 60 हो गया स्कोर इनका। और आपको ये भी बता दूं अब एक नई बात उन्होंने की है कि 7 तैयारे नहीं गिरे बल्कि 8 तैयारे तबाह हुए हैं। लेकिन ट्रंप पता नहीं होशियार है या नहीं है या उसके बरक्स है, लेकिन उनका कहना है कि 8 तैयारे तबाह हुए हैं, लेकिन किसके हुए हैं ये नहीं क्यों बता रहे हैं वो। देखिए आज भी ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया, बिल्कुल सही आपकी बात है कि ट्रंप का दावा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मई में जो शांति बनी वो उनकी कड़ी चेतावनी की वजह से ही संभव हो सका। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने दोनों पड़ोसी देशों को साफ संदेश दिया था अगर वो आपसी टकराव नहीं रोकेंगे तो अमेरिका उनसे कोई भी व्यापारिक समझौता नहीं करेगा। ट्रंप ने कहा है कि मैं भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ ट्रेड डील पर बातचीत कर रहा था, तभी मुझे खबर मिली कि दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं।
7 विमान गिर चुके हैं, 8वां भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। तो मैंने कहा अगर तुम लोग अगर लड़ाई करोगे तो मैं तुमसे कोई व्यापार नहीं करूँगा। इसको फिर दोनों देशों के लोग जो चीफ हैं उन्होंने माना और उसके बाद फिर सीज फायर का ऐलान किया गया, जो कि ट्रंप की तरफ से ही किया गया था। हम सबको पता है कि ट्रंप ने ही सबसे पहला ट्वीट किया था। लेकिन इससे पहले जो आप बात कर रहे थे सर कि हम जो वहाँ पे जीते हैं ममदानी, ज़ोहरान ममदानी, उनको लेकर के हिंदुस्तान में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। हिंदुस्तान में ही जिस तरह अगर हम बात करें, न्यूयॉर्क सिटी के पहले दक्षिण एशियाई मुस्लिम मेयर बने ज़ोहरान ममदानी की ऐतिहासिक जीत के बाद इसका असर अब भारत तक पहुंच गया है। मुंबई में होने वाले नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी नेता और मुंबई के अध्यक्ष अमित सतम ने सोशल मीडिया पर एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि भाजपा महाविकास अघाड़ी की वोट जिहाद राजनीति और मुंबई पर खान थोपने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगी। सदम ने कहा है कि न्यूयॉर्क में जैसी राजनीति देखी गई वैसी ही राजनीति मुंबई में लाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है महाविकास अघाड़ी पर कि महाविकास अघाड़ी जो है वो इस तरह के पैतरे अपना करके एक खान को जो है मुंबई का मेयर बनाने की कोशिश करी। अब ये कहाँ तक सही है ये महाविकास अघाड़ी वाले बता सकते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि हमने ये भी देखा, कल हिंदुस्तान के कुछ मीडिया चैनल्स हैं जिन पे ज़ोहरान ममदानी के लिए पता नहीं क्या क्या चीज़ें चलाई गई हैं। उनके काफ़ी सारे क्लिप्स भी वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पे, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों को रातों में नींद नहीं आई होगी। उसके बाद फिर एक चीज़ सबसे अहम देखने वाली है कि हिंदुस्तान के लोग जो वहाँ पे मौजूद हैं उन्होंने भी ममदानी को वोट किया है। तो हिंदुस्तान की मीडिया उसके बारे में क्यों नहीं बता रही है? हिंदुस्तान की मीडिया यही कह रही कि अब जो है न्यूयॉर्क सिटी में पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि हर जगह से अब अजानों की आवाज़ें आएंगी। बहुत सारी बातें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जा रही जो कि पॉसिबल ही नहीं है कहीं से भी। इस तरह के अगर बातें हमारे यहाँ हिंदुस्तान की जो मीडिया है, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूँ, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह के बयान देगी, इस तरह की चीज़ें चलाएगी, तो मुझे लगता है कि जो हमारे हिंदुस्तान की जो प्रेस रैंकिंग में जो गिरते हम जा रहे हैं वो आगे चल के बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। और जिस तरह अभी आपने बोला कि जो क्या बोलते जेनजी जो है उनका काफ़ी सारे हमारे पड़ोसी जो है जो देश है उनमें उनका एक जुनून देखने को मिला। लेकिन हिंदुस्तान में अगर हम बात करें तो कल जिस तरह से राहुल गांधी ने जो 25 लाख फर्जी वोटर्स की बात की थी हरियाणा के, उसके बाद फिर किरण रिजिजू का एक बयान सामने आता है जिसमें उनका ये कहना होता है कि हिंदुस्तान में राहुल गांधी जो कि लोकसभा के विपक्षी नेता हैं और कांग्रेस के सांसद हैं, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वो जेनजी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि जेनजी भड़क जाएगा। बिहार में कल चुनाव है, आज उन्होंने इस तरह का बयान, मतलब इन्होंने कल दिया था कि आज उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है जिससे जेनजी भड़क जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे पड़ोसी देशों में जो चीज़ें हुई हैं यहाँ उस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पे अगर जेनजी होश में आता है, जेनजी अगर अपने मोबाइल की दुनिया से, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि यार डेटा आपको एक चाय के कप से भी सस्ता हो गया है, उससे निकल करके अगर वो उसी में या उससे जो रील्स देखता है उससे निकल करके अगर वो हिंदुस्तान की जो हालत है उस पर ध्यान देना शुरू करेगा, तो शायद मुझे लगता है कि यही जेनजी आपको अपने वोट से इस सत्ता से बेदखल करने में सबसे आगे रहेगा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक ज़ोहरान ममदानी का सवाल है, ज़ोहरान ममदानी ने एक साथ एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को शिकस्त दी है, राइट विंग को शिकस्त दी है और जो राइट विंग के नज़रियात हैं उसको शिकस्त दी है। अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान में भी इस तरह के नज़रियात को शिकस्त दी जाए और इसके लिए जेनजी यानी जो हमारी नई नस्ल है वही ये काम कर सकती है। अगर नौजवान उठ जाए तो समझिए कि फिर तबाही व बर्बादी होगी राइट विंग की। हालांकि राइट विंग आपने देखा कि किस अंदाज में काम कर रहा है, किस अंदाज में इवन हुकूमत में मदाखलत उनकी होती है और आप देखेंगे कि आला ओहदों पर भी उनके अपने लोग फायज कर दिए गए हैं। उसके बावजूद भी हम हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तानी शहरियों को सलाम करते हैं। आपने देखा कि किस तरह 2024 के आम इंतखाबात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी का हर लीडर यही कह रहा था कि अब की बार 400 पार, लेकिन आपने देखा कि अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाले नरेंद्र मोदी को एहसास हो गया उस वक्त अपनी मजबूरी का, अपनी बेबसी का और अपनी परेशानी का, अपनी मुश्किलात का
जब आवाम ने उन्हें ठुकरा दिया और सिर्फ 240 नशिस्तों तक ही ये महदूद होकर रह गई। तो आप अंदाजा कीजिए कि अब जेनजी काम करने वाले हैं और जेनजी राहुल गांधी की क़यादत में काम करेंगे, जेनजी आरजेडी के जो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट है तेजस्वी यादव उनकी क़यादत में काम करेंगे और जेनजी काम करेंगे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की क़यादत में। तो बहरहाल अब देखना यह है कि जेनजी नरेंद्र मोदी हुकूमत को उखाड़ फेंकते हैं या नहीं फेंकते, क्योंकि आपने देखा कि 11 वर्षों के दौरान जिस अंदाज में खवातीन महफूज नहीं है हिंदुस्तान में, और हद तो यह है कि अगर कोई हालिया अरसे के दौरान जब विमेंस वर्ल्ड कप चल रहा था उस वक्त ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ नाजिबा हरकतें की गई थी और आपने देखा कि बीजेपी का एक लीडर किस अंदाज में बकवास कर रहा था। तो बहरहाल लीडरों के लिए भी तालीम की जरूरत है, जाहिल नहीं होना चाहिए। अगर जाहिल पॉलिटिशियन बन जाए तो यकीन मानिए कि वो सिवाय अपने मफादात की तकमील के और कुछ नहीं कर सकते। मुल्क की खिदमत तो दूर की बात है, वो अपने अड़ोस पड़ोस की भी खिदमत नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ अपने घर वालों की खिदमत कर सकते हैं, अपनी खिदमत कर सकते हैं और माशरे को तबाह व बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं रह सकते। इसलिए सियासतदान का या पॉलिटिशियन का तालीम याफ्ता होना भी जरूरी है, लेकिन बाद ऐसे तालीम याफ्ता सियासतदान हमारे पास भी है जो अपने खानदानी मफादात की तकमील कर रहे हैं, मिल्लत को धोखा दे रहे हैं। ऐसे सियासतदानों की भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसी तालीम जो इंसान को जाहिल से भी बदतर बना दे वो खतरनाक हो सकती है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि दियानतदार सियासतदान भी होते हैं, खानदानी लोग होते हैं जो दियानतदारी का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। तो लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर आवाम उनका साथ नहीं देती तो यह अफसोस की बात है, और आवाम उनका साथ देती है तो हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो एक पाकिज़ा पॉलिटिक्स में या साफ सुथरी पॉलिटिक्स में या सियासत में तब्दील हो सकती है। तो बहरहाल हम हैदराबाद की जब बात करते हैं और अच्छे लोगों की बात करते हैं, पढ़े लिखे लोगों की बात करते हैं, तो हैदराबादियों ने न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि सारी दुनिया में हैदराबाद का नाम रोशन किया है। अब हम आपके लिए चलते हैं अमेरिका। अमेरिका में आपने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मुंतखबी हुई हैं वर्जीनिया की वो हैं हैदराबाद की गजाला हाशमी। 61 साल गजाला हाशमी ने एक नई तारीख रकम कर दी है। अगर ममदानी का इंतखाब नहीं होता तो आज याद रखिए कि हिंदुस्तान में तमाम मीडिया में गजाला हाशमी छाई होती। तो बहरहाल हम मुबारकबाद देते हैं गजाला हाशमी के खानदान को, लेकिन एक बात जरूर है कि गजाला हाशमी ने यह बता दिया है कि हम जहां पर भी रहें इंसानियत के नाम पर, तरक्की के नाम पर पॉलिटिक्स करेंगे और मजहब के नाम पर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। और आपने देखा कि एक ऐसी रियासत में जहां पर मुसलमानों की कोई ज्यादा अक्सरियत नहीं है वहां पर गजाला हाशमी को लेफ्टिनेंट गवर्नर मुंतखब किया जाता है। ये एक कोई मामूली बात नहीं है, पहली एशियाई मुस्लिम खातून का उन्हें एजाज हासिल हो गया है। तो बहरहाल हैदराबाद के मलकपेट की रहने वाली गजाला हाशमी यानी उनकी पैदाइश हैदराबाद में हुई है और 4 साल की उम्र में वो अमेरिका मुंतकिल हो गई थी 1969 में मैं समझता हूं कि, और उनके वालिद उस वक्त PhD कर रहे थे। तो बहरहाल नाज़रीन ये बहुत हैदराबादियों के लिए और अमेरिका में मुकीम हैदराबादियों के लिए खुशी की बात है कि गजाला हाशमी ने एक रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले भी नबीला ने एक तारीख रकम कर दी थी जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हैं। तो बहरहाल नाज़रीन ये दो खुशखबरियाँ मैं समझता हूँ कि खुशी की बात, अच्छी खबरें कल हमें मिली हैं बहुत ज़माने के बाद, क्योंकि हमने अक्सर ये देखा कि योगी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, अमित शाह ने बकवास कर दी, अमित शाह ने फलां कर दिया, इस तरह की मनहूस खबरें सुनने को मिला करती थी। लेकिन कल जो खबरें मिली है कि ममदानी ने ट्रंप का गुरूर जो है काक में मिला दिया है, मिलामेट कर दिया है और गजाला हाशमी मुंतखब हुए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्जीनिया की। तो आप अंदाजा कीजिए कि सबको बहुत खुशी हुई है। तो बहरहाल नाज़रीन एक और खबर की जानिब चलते हैं। रेवंत रेड्डी हुकूमत के बारे में आपको बता दूं कि जिस अंदाज में रेवंत रेड्डी ने इख्तिदार संभाला था उसके बाद ये तस्वुर किया जा रहा था, खासतौर पर जो तालीमी इदारे हैं वो तस्वुर कर रहे थे कि फीस बाज अदायगी जो स्कीम है उस पर कामयाबी से अमल आवरी होगी। लेकिन अब खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, जो प्राइवेट कॉलेजेस है, ये प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, उन तमाम ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने उन्हें दीपावली से कबल 1300 करोड़ रुपए अदा करने का वादा किया था, तयखुन दिया था, लेकिन सिर्फ 300 करोड़ रुपए अदा किए गए। अब हाल यह है कि कई कॉलेजेस में लेक्चरर्स प्रोफेसर जो हैं उनको उनकी तनख्वाहें बाकी हैं और बच्चों के डिग्रीज नहीं दी जा रही हैं। देखिए जो क्या बोलते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री वो रेवंत रेड्डी के पास ही है और जिस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे जुबली हिल्स का चुनाव चल रहा है तो BRS के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं KT रामाराव वो उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और हर चीज़ पे बयानात दे रहे हैं। उनकी जितनी भी चीज़ें जो उन्होंने बोली थी वो शुरू की गई या नहीं शुरू की या कितनी शुरू की गई हैं, इन सब चीज़ों पे बयानात दिए जा रहे हैं। और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि जब यहाँ पे रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बन के आए थे
उस दौरान उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस की गई थी, बहुत सारे लोगों ने उनको भर भर के वोट दिया था, और उसके बाद भी अगर उन लोगों के लिए काम नहीं आना, हालांकि एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो होते हैं उनमें जो है आपको अच्छी तरह से काम करना चाहिए, क्योंकि वहीं से कुछ लोग ऐसे भी निकलते हैं जो आगे चल के, जिस तरह अभी बात कर रहे थे आप गज़ाल हाशमी, उस तरह का बन करके हिंदुस्तान से बाहर जाए, वहाँ पे भी हिंदुस्तान का, हैदराबाद का नाम रोशन करें। लेकिन अगर उनको उन इंस्टीट्यूट्स को अगर उस तरह से फ़ंड नहीं मिलेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि जब वहाँ के टीचर्स को ही पैसे नहीं मिलेंगे, तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, तो वहाँ पे फिर पढ़ाई किस तरह होगी। लेकिन जिस हिसाब से जब हम देख रहे हैं कि रेवंत रेड्डी जब तेलंगाना की सरकार में आए थे, उसके बाद से अभी तक काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन वो चेंजेस किस हिसाब से आए ये सभी को पता है। सबसे अहम चीज़ ये कि आपने जो वादे किए थे उन वादों पे आप खरे नहीं उतरे, उन वादों को आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। उसको लेकर के भी अभी जुबली हिल्स चुनाव में भी ये सारी बातें उठाई जा रही हैं। इन चीज़ों को लेकर के अपोजिशन पार्टीज जो यहाँ पे बीजेपी या बीआरएस, वो जो है उनको लेकर के रेवंत रेड्डी पे तनकीद कर रही हूँ, और आप तनकीद का कहीं ना कहीं निशाना भी हो रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि आपने वो चीज़ें शुरू नहीं की, आपने एजुकेशन मिनिस्ट्री अपने पास रखी हुई है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आपने अभी तक जो फ़ंड देने की बात की थी वो रिलीज़ नहीं किए गए हैं, या अगर रिलीज़ किए गए हैं तो बहुत ही कम परसेंटेज में वो फंड जो है रिलीज़ किए गए हैं। इन सब चीज़ों पे मुझे लगता है कि अगर हम लोग देखते हैं कि साउथ में एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अगर यहाँ पे भी ऐसी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, अगर यहाँ पे ऐसी चीज़ें शुरू हो गई, तो मुझे लगता है कि आगे चल के, आगे 5 साल के बाद यहाँ पे भी कुछ ऐसी वारदातें शुरू हो जाएंगी जो हम देखते हैं कि अभी हिंदी भाषी जो राज्य है वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती, लोग ड्रॉप आउट कर देते अपने आप को, उसके बाद वो रैलियों में जा कर के या फिर किसी को कुछ भी बोल देते, सोशल मीडिया पे बैठ करके आप जो है आईटी सेल में बैठ गए, आपको रोज़ के पैसे मिलते हैं। इस तरह के नहीं, आप अगर आपके यहाँ इतनी अच्छी तालीम है, उस तालीम को आपको बना के रखना है। वो जो हमारे यहाँ के जो बड़े लोग हैं जो उस चीज़ को बना के गए हैं, उसको आपको मेंटेन करना, वहाँ पे जाकर के आप जो है फंड रिलीज़ कीजिए ताकि वो लोग बच्चों को पढ़ा सके, और बच्चे पढ़ सके, बच्चे फिर यहाँ से आगे निकलेंगे तो हैदराबाद का ही नाम रोशन होगा, आपका ही नाम रोशन होगा ना। बिल्कुल सही कहा है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक तेलंगाना का सवाल है, तेलंगाना में बेशुमार इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। ये यहाँ तक ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उससे कहीं ज़्यादा तेलंगाना में इंजीनियरिंग कॉलेजेस पाए जाते हैं। अभी अभी खबर मिली है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया है, यानी ज़ोहरान ममदानी के बारे में उन्होंने कहा था कि अगर ये कम्युनिस्ट एक अमेरिका के बड़े शहर न्यूयॉर्क का मेयर बनता है तो मैं उसको फंड्स नहीं दूंगा, लेकिन अब वो कहते हैं कि एक कम्युनिस्ट अमेरिका के बड़े शहर न्यूयॉर्क का मेयर बन गया है, ऐसे में मैं उसके साथ ताउन करूंगा और हम देखेंगे कि वो कम्युनिस्ट क्या करता है, क्या इक़दाम करता है। तो बहरहाल आपने देखा कि चाहे दुनिया की कौन सी भी बड़ी ताकत हो, चाहे अरबपति के लोग क्यों ना हो, सनतकार क्यों ना हो और सदर अमेरिका क्यों ना हो, अगर अवाम उसके खिलाफ हो जाएं तो बहुत कुछ इनकलाब बर्पा हो सकता है। हिंदुस्तान में भी ऐसा होने जा रहा है, इस तरह के इशारे या आसार दिखाई दे रहे हैं। अगर बिहार इंतखाबात में बीजेपी की और उसके हलीफों को शिकस्त होती है तो समझिए कि बीजेपी का यहाँ से सफाया शुरू हो जाएगा और फिर अगले आम इंतखाबात में बीजेपी नहीं बल्कि राहुल गांधी की ज़ेर क़यादत हुकूमत वहाँ पर तश्कील पा सकती है। लेकिन जेनजी का काम है, नौजवान नस्ल का काम है, अवाम का काम है, ख़वातीन का काम है कि वो देखें कि किस तरह मोदी हुकूमत मजहबी बुनियाद पर लोगों को तकसीम कर रही है, किस तरह बेरोज़गारी को बढ़ावा दिया जा रहा है, किस तरह आप देखेंगे कि महंगाई बढ़ती जा रही है, आसमान को छूती जा रही है। ऐसे में अगर आवाम सोचे मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर, हिंदुस्तानियत की बुनियाद पर, इंडियननेस की बुनियाद पर अगर सोचे तो यकीन मानिए कि हिंदुस्तान को एक अजीम वज़ीर-ए-आज़म की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा मुल्क एक अजीम है। तो बहरहाल हम वज़ीर-ए-आज़म से यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपनी रविश बदलेंगे और वो खुद को फ़कीर नहीं कहेंगे और ना ही अपने मुल्क को फ़कीर बनने देंगे, बल्कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है और सारी दुनिया में हिंदुस्तान का सिक्का जमाएंगे। बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ अख्ताम को पहुंचाते हैं और अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।